शुरुआत उन दो विध्वंसक हथियारों से जो इस युद्ध में खौफनाक पिक्चर दिखा रहे हैं। एक तरह से दोनों हथियार ईरान और अमेरिका के वो ब्रह्मास्त्र हैं जो रुख बदलने की ताकत रखते हैं। इस समय दोनों हथियारों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दोनों ही हथियारों के दिखने से पश्चिम एशिया में डर का मीटर तेजी से भाग रहा है। पहले बात ईरान के घातक वेपन की। इसका नाम है सेजल मिसाइल। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया है। ईरान ने ऐसी कई सेजल मिसाइलें कल रात इजराइल पर लॉन्च की और इस युद्ध में ईरान ने पहली बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सेजल मिसाइल पूरी तरह से ईरान में डिजाइन और विकसित की गई है। इसे सज्जल और आशूरा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलती है, यानी इसे बाकी मिसाइलों की तुलना में लॉन्च के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है। इस वजह से इसे छिपाना बहुत आसान है। यह 700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है और 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊंचाई पर जाकर रास्ता बदलने में माहिर है और इसी खूबी के कारण यह इजराइल के आधुनिक आयरन डोम और एरो बैटरी डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता रखती है। सेजल ईरान की मिसाइल पावर का एक छोटा सा नमूना है। खबर है कि ईरान के पास अभी कई और खतरनाक मिसाइल हैं जिनका इस्तेमाल होना बाकी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान अब तक अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर दागी गई ज्यादातर मिसाइलें लगभग 10 साल पहले बनाई गई थी, जबकि ज्यादा आधुनिक हथियार अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। IRGC ने यह भी बताया है कि अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर अभी तक लगभग 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दागे गए और पिछले वर्ष 12 दिन तक चले संघर्ष से लेकर इस रमजान तक ईरान ने जो नई मिसाइलें बनाई हैं उनकी इस युद्ध में अभी तक तैनाती नहीं की गई है। मतलब यह है कि ईरान के पास अभी कई सरप्राइज पैकेज हैं, लेकिन अमेरिका ने भी एक ऐसे हथियार को जंग के मैदान में उतार दिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के उसी घातक हथियार की तस्वीर है। यह है अमेरिका का सुपरसोनिक B-1B लैंसर, जिसकी रफ्तार, हथियार दोनों नायाब है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सफल बनाने के लिए अमेरिका ने ऐसी किलिंग मशीन को पश्चिम एशिया के आसमान में उतारा है। आज सुबह 4:30 बजे सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि B-1B लैंसर बॉम्बर का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के युद्ध में किया जा रहा है। सेंट्रल कमांड ने आसमान में इसके रिफ्यूलिंग का वीडियो भी जारी किया और यह भी बताया कि यह बम वर्षक विमान करीब 34,000 किलोग्राम तक के घातक बम और मिसाइलें ले जाने की ताकत रखता है। यह हमलों से इतनी ज्यादा तबाही लाता है कि इसका इस्तेमाल का मतलब है अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने का मन बना लिया। इसकी असीम शक्ति किसी भी मुल्क को खौफजदा कर सकती है। B-1B लैंसर का निकनेम बोन है, यानी अमेरिकी सेना की रीढ़ कहा जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसकी पेलोड क्षमता है 75,000 पाउंड तक के घातक हथियार लोड किए जा सकते हैं। अगर इसमें फ्यूल थोड़ा कम कर दो तो शायद ये और ज्यादा हो सकता है। सभी हथियारों से लैस होने के बाद एक बार में यह करीब 9400 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग हो जाती है, यानी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की काबिलियत है। इस तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर है। गाइडेड, परमाणु और पारंपरिक हथियारों समेत कई तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के पास ऐसे कुल 104 बमवर्षक विमान हैं जो 40,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.2 यानी कि तकरीबन 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। दुश्मन के सैन्य अड्डों और बंकरों को तबाह कर देता है। 1985 से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बेड़े का यह हिस्सा है और अमेरिका ने पहले भी इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और इराक के युद्ध में किया। मतलब साफ है, अमेरिका पहले ही B-2 और B-52 से ईरान पर बमबारी कर रहा था, लेकिन अब B-1B लैंसर भेजकर उसने ईरान की रेजिस्टेंस को पूरी तरह खत्म करने का इरादा बना लिया। महायुद्ध का 17वां दिन, ईरान पर भीषण हमले। युद्ध के 17वें दिन इजराइल ने तेहरान में तबाही मचाई। मिसाइल अटैक का हैरान करने वाला वीडियो कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ।
तेहरान में IRGC के ठिकानों पर भी इजरायल ने मिसाइल अटैक किए। वहीं बासिस फोर्स के बेस को ड्रोन हमलों से दहलाया। तेहरान के अलावा ईरान के शाहीन शहर पर भी बमबारी की गई। IRGC का कमांड हेडक्वार्टर तबाह हो गया। IRGC हेडक्वार्टर की यह इमारत मलबे में तब्दील हो गई। आसमान के अलावा समंदर से भी ईरान पर हमले किए गए। अमेरिकी युद्धपोत USS जॉन फिन से एक बार फिर 13 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। ईरान में भारी तबाही मची। IDF ने आज कहा है कि ईरान इजरायल जंग लंबी चलेगी। इजरायल ने अपनी तरफ से 3 हफ्ते के लिए युद्ध को आगे बढ़ाया है। यह भी कहा है कि ईरान में अभी हजारों टारगेट पर हमले बाकी हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह करना लक्ष्य है। जबकि बेरूत में IDF की विध्वंसक एयर स्ट्राइक आज भी हुई। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जोरदार हमला हुआ, भारी नुकसान का दावा किया गया। महायुद्ध का 17वां दिन, खाड़ी देशों में ईरान के हमले। ईरान ने इजरायल पर काउंटर अटैक किया। तेल अवीव में नई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले के लिए पहली बार सेजिल मिसाइल का प्रयोग किया। इजरायल पर 24 घंटे में हमलों की 10 वेव देखी गई। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट करने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ऐसी रिपोर्ट है कि इजरायल में ईरानी हमले से 24 घंटे में 108 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजरायल पर क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक किया। इजरायली मिलिट्री बिल्डिंग्स को टारगेट बनाया। रिहायशी इलाकों में भी ईरान के विस्फोटक गिरे। यूएई में अमेरिकी सैन्य बेस पर फिर से ईरान का हमला हुआ। अमेरिकी बेस में कई धमाके सुने गए। हमलों के बाद यूएई में कई उड़ानें रोकनी पड़ी। इराक में भी ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किया। वहां 4 से ज्यादा धमाके सुने गए। बेस पर तैनात अमेरिकी इंटरसेप्टर एक्टिव दिखे। कतर में अल उदैद बेस पर ईरान का हमला हुआ। मिसाइल हमले के बाद एयर डिफेंस एक्टिव हुआ। कई ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा किया गया। यूएई की तरह कतर में भी कई उड़ानें हमले के बाद रोकनी पड़ी। बहरीन के 4 इलाकों में बड़ा हमला हुआ। वहां के सैन्य बेस पर 7 मिसाइलें दागी गई। एयर डिफेंस सिस्टम से सभी मिसाइलें मार गिराने का दावा किया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा। वहां ईरान के सुसाइड ड्रोन हमलों से तबाही हुई। एयरपोर्ट का रेडार सिस्टम नष्ट हो गया। वैसे ये भी समझना जरूरी है कि 2 हफ्ते से चल रहे इस युद्ध में अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। कहीं इसीलिए तो नहीं B-1B लैंसर उतारा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट से बातचीत के बाद CBS न्यूज की रिपोर्ट है कि पिछले 2 दिन के युद्ध में ही अमेरिका $5.6 अरब के हथियार और सैन्य कार्रवाई पर खर्च कर चुका है। पहले 2 दिन की बात की जा रही है। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही खर्च का यह आंकड़ा बढ़कर 10 से 11 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो कि अब 12 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा हाईटेक हथियारों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर ऑपरेशंस और क्षेत्र में सैन्य तैनाती पर हुआ है। सबसे बड़ी बात, पेंटागन ने माना है कि शुरुआती अनुमान है ये युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में जब फाइनल जानकारी आएगी तब ये लागत कई गुना अधिक हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। उनको लग रहा था कि अगर खमेनी को मार दिया तो ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन यहां पर कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। यानी ईरान अमेरिका को आर्थिक चोट दे रहा है, एक और चोट दे रहा है, वो है रीजनल एरिया में चोट। सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें अमेरिका की वजह से फंसे हैं, और अगर हमने अमेरिका को बेसिस दिए हैं तो हमारा फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। ट्रंप का शुरू किया गया यह युद्ध अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लिए भी भारी वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रंप पर NBC न्यूज और क्विनिपिएक के हालिया सर्वे में पाया गया है कि 54% अमेरिकी ईरान पर ट्रंप की नीति से नाखुश हैं। 52% अमेरिकियों को मानना है कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं थी। अमेरिका के सामने एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ईरान आज भी झुकने को तैयार नहीं है।
ऊपर से ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप पर जो नया जवाबी बयान दिया है, उससे भी अमेरिका की बेचैनी बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत करने के लिए बेताब है। अरागची ने जवाब दिया था कि हमने कभी बातचीत की पेशकश नहीं की। ट्रंप ने कहा था कि जंग से ईरान 10 साल पीछे चला गया, तो अरागची और IRGC ने जवाब दिया कि ईरान अगले 10 साल तक यूं ही जंग लड़ सकता है। ट्रंप ने कहा था कि मैं युद्ध के अंत की घोषणा नहीं करूंगा, तो अरागची ने कहा कि ईरान खुद की रक्षा करने में समर्थ है। इजराइल US पर हमले करते रहेंगे। अमेरिका ने जो किया वो दोबारा ना हो। ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा। अमेरिका इजराइल से ईरान की इस जंग पर जुबानी शोले कैसे भड़क रहे हैं, आइए देखते हैं। ट्रंप एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो ईरान को बहुत बुरी तरह से तोड़ सकता है। ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया में आज युद्ध का 17वां दिन है। होर्मुज में अमेरिका के लिए लॉकडाउन है पूरी तरीके से। अमेरिका और अमेरिका के जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके लिए लॉकडाउन है। दुनिया भर के तेल टैंकर्स पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। और अब ट्रंप ने ईरान को काउंटर करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया है। दुनिया की निगाहें अब एक छोटे से द्वीप पर टिकी हुई हैं। अगर अमेरिका यहां कदम रखता है तो यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ये ईरान की आर्थिक नस पर सीधा वार होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर टैंकर्स फारस की खाड़ी में फंसे रहते हैं, ईरान उन्हें निकलने की इजाजत नहीं देता है, तो ट्रंप ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खर्क द्वीप पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर बहुत बड़ा अटैक किया था। होल्ड करिए इसमें। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब अमेरिका ने अटैक किया तो ऑयल टैंकर्स को टच नहीं किया था, वो एक सिर्फ मैसेजिंग थी। सोचिए, लेकिन खर्ग आइलैंड, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर खर्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की प्लानिंग क्या है? क्या वाकई अमेरिका के लिए खर्ग द्वीप पर कब्जा करना मुमकिन है? इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा प्लान बनाया है जो पश्चिम एशिया का पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। वो है ग्राउंड ऑपरेशन। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खर्ग पर कब्जे के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। अमेरिका USS त्रिपोली से अपने सैनिक उतार सकता है। अगर फंसे ऑयल टैंकर्स को रवाना नहीं किया गया तो ये ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू हो सकता है। अगर ईरान की नाकेबंदी जारी रहती है तो ट्रंप के पास दूसरा विकल्प नहीं होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर काफी गंभीर हैं। इसीलिए कुछ घंटे पहले जब उनसे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सवाल किया गया तो वो काफी नाराज हो गए। अब इस वीडियो को देखिए। ये कोई साधारण वॉरशिप नहीं बल्कि अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, USS त्रिपोली, यानी ऐसा जहाज जो सीधे तट पर सैनिकों को उतार सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ने खर्ग पर कब्जे का प्लान बनाया तो ये जहाज इस ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर्स से हमला किया। इस द्वीप पर 907 किलो के बॉम्बर्स आए गए। इससे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को बहुत नुकसान हुआ। सवाल है कि अगर अब अमेरिका ने हवा के साथ जमीन से हमला किया तो खर्ग आइलैंड का क्या होगा? देखिए ये कितना सुरक्षित है। इस आइलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC के पास है। इस आइलैंड पर ईरान की नेवी भी मौजूद है। यहाँ ईरान की 112वीं ज़ुल्फ़ागर सरफेस कॉम्बैट ब्रिगेड तैनात है। इस आइलैंड के पास ईरान के घातक वॉरशिप भी मौजूद है। ये वॉरशिप एंटी शिप मिसाइलों और रॉकेट से लैस है। अमेरिका खर्ग द्वीप पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अगर ये रुक गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो सकती है। इसके साथ ही बीजिंग की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान ओमान की खाड़ी में जास्क पोर्ट शुरू कर सकता है। यहाँ से होर्मुज स्ट्रेट को सीधे बाईपास किया जा सकता है। इस रास्ते से तेल टैंकर्स को रवाना किया जा सकता है। ये छोटा पोर्ट है लेकिन ईरान कुछ समय तक इससे काम चला सकता है। यही वजह है कि ईरान खर्ग आइलैंड को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। इस बीच दावा किया गया है कि खर्ग द्वीप पर UAE की जमीन से हमला किया गया। रास अल खैमा और दुबई के पास से हाइमर्स रॉकेट दागे गए, जिसके बाद से ईरान बेहद गुस्से में है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड पर हमला करेगा।
यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला। खर्क पर छिड़ने वाला युद्ध खामनेई के लिए इंतकाम और डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी जिद से कम नहीं, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए, इस युद्ध में कई डायनामिक्स हैं, कई एंगल्स हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके हर पर्सपेक्टिव से रूबरू करें, क्योंकि युद्ध में अब उस एंगल की बात कर रहे हैं जिसने ट्रंप का तनाव बढ़ा दिया। यह एंगल ईरान के उस दावे से निकल कर आया है जिसके मायने ट्रंप के लिए खतरे की घंटी हैं। ध्यान से देखिएगा। और एंगल की कड़ी जुड़ती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। सवाल है, क्या ईरान युद्ध में असली गदर अब होने वाला है? क्या वो जिनपिंग और पुतिन ही है जिनकी वजह से इतने हमले के बाद भी मुज्तबा खमनेई ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं? असल में ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के लिए एक ऐसा मैसेज भेजा है जिसमें अमेरिका के लिए चिंता वाले सिग्नल हैं, क्योंकि विदेश मंत्री के बयान में कुछ संकेत हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या पुतिन और जिनपिंग चुपके चुपके ईरान की मदद कर रहे हैं? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों का तो जिक्र हो चुका है, आगे और डिटेल आने वाला है। क्या मुज्तबा को रूस और चीन का सहारा है, इसीलिए ईरान नहीं झुक रहा है? पहले आपको याद होगा, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान का डेलीगेशन चाइना और रशिया दोनों गया था। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुज्तबा खमनेई के कवच हैं? क्या उन दोनों के जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो युद्ध में दिख रहे हैं? इस दावे का सच क्या है? क्या चीन ईरान को हथियार और सैन्य मदद दे रहा है? कई सारे कार्गो एयरक्राफ्ट चाइना के ईरान पहुंचे थे, रशिया के भी पहुंचे थे। और क्यों ये ट्रंप के लिए शॉकिंग समाचार? और एक सबसे बड़ा और ट्रेंडिंग सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग सीक्रेट तरीके से जंग में आ चुके हैं? जिस ईरान को ट्रंप ने 4 दिन में झुकाने की बात की थी, उसकी मिसाइलें अरब और इजराइल की ओर आग बरसा रही हैं, अमेरिका से जुड़े ठिकानों को तहस नहस कर रही हैं। मतलब ट्रंप इस युद्ध में फंस चुके हैं। अब वो दावा सामने आया है जिससे व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक पैनिक है। यह दावा है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का, जिन्होंने रूस और चीन से मदद मिलने की बात कही है। और सिर्फ कूटनीतिक मदद नहीं, यह भी कहा है कि सैन्य मदद की सप्लाई भी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री के इस दावे से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का तनाव बढ़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से ईरान को मदद मिलने का शक भी जताया था, लेकिन अब ईरान के एक बयान से उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि चीन और रूस ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं और वो इस संघर्ष में ईरान को सहयोग दे रहे हैं। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। अरागची ने कहा है कि वो ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते हैं, लेकिन ईरान का रूस और चीन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सैन्य स्तर पर भी अच्छा सहयोग है। तो क्या इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों के बाद भी ईरान टूट नहीं रहा है? क्या ट्रंप ने पुतिन पर जो शक कुछ दिन पहले जताया था वो सही है? असल में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है पुतिन शायद ईरान की थोड़ी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि शायद वो ये भी सोचते हैं कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि रूस की मदद अमेरिका के लिए कोई चिंता नहीं है। इस बीच कुवैत के एक अखबार, ध्यान से देखिएगा, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। कुवैत के एक अखबार अल जरीदा में मुज्तबा खमनेई को लेकर जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में सेंसेशनल है। अल जरीदा की रिपोर्ट के अनुसार मुज्तबा खमनेई का इलाज इस वक्त मॉस्को में चल रहा है। दावा है हमले में घायल होने के बाद मुज्तबा इलाज के लिए रूस चले गए थे। यह ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को दिया था। रिपोर्ट में लिखा है कि इसके बाद मुज्तबा को चुपचाप रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया। वहां के अस्पताल में सफलतापूर्वक खमनेई की टांग की सर्जरी हुई। क्योंकि एक रिपोर्ट आ रही है, इसको होल्ड करिएगा राहुल। रिपोर्ट यह है कि जब हमला हुआ खमनेई के ऊपर तो एक दीवार गिर गई और उसमें मुज्तबा खमनेई का पैर फंस गया। अब उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, चोट लगी या एम्पुटेट किया गया, इसको लेकर बहुत सारे कयास हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। खैर, मॉस्को के एक निजी अस्पताल में मुज्तबा का इलाज चल रहा है जो पुतिन के घर के पास है। तो क्या वाकई ये सच है और पुतिन और जिनपिंग ईरान के कवच की तरह काम कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? वैसे अब तक रूस और चीन की ओर से ईरान को क्या क्या मदद मिली है, अल जजीरा और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस पर कुछ दावे किए गए हैं, फैक्ट्स हैं। आप खुद देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने ईरान को संवेदनशील इंटेलिजेंस दी है।
कई सैटेलाइट इमेजेस और ये सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन शेयर की है, अमेरिका के जेरार्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन कैरियर की ट्रैकिंग की है और साथ में यूएस एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन भी दी जा रही है। इस रिपोर्ट में चीन पर लिखा गया है कि चीनी सैटेलाइट से यूएस कैरियर को ट्रैक किया जा रहा है। चीन अपने नेविगेशन सिस्टम के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। चीन ने ईरान को रेडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सपोर्ट मुहैया कराया। अब चीन ईरान को एंटी शिप मिसाइल देने का प्लान बना रहा है। शायद इसी वजह से ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम दे दिया है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, जरा ध्यान से देखिएगा। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन टालने के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस महीने के अंत में चीन में जिनपिंग के साथ होने वाला शिखर सम्मेलन टाला जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर खुलवाने में मदद की मांग की, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 90% तेल इसी क्षेत्र से पाता है। चीन ने इससे भी इनकार कर दिया है। वैसे 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा होगी, लेकिन अगर यह रद्द होती है तो इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव की नई लहरें उठ सकती हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है क्योंकि युद्ध चल रहा है तो शायद इसमें डिले हो जाए। चाइना, जितने भी वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं सब ये कह रहे हैं, और खासकर चाइना जो कवर करते हैं, कि चाइना परेशान है कि अभी तक कोई इस बैठक का ग्राउंड वर्क भी नहीं किया गया है। क्यों? अनप्रिपेयर्ड होकर ट्रंप आएंगे क्या? आइए देखिए। अब उस संकट की बात जिस पर लोगों में बेचैनी भी है और सियासत भी काफी हो रही है। ये वो सिलेंडर समाचार है जिनके बारे में हम रोज आपको बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो शुभ समाचार बताते हैं जो इसी एलपीजी के संकट के बीच समंदर से आया है। और इस गुड न्यूज का नाम है शिवालिक, जो होर्मुज़ स्ट्रेट से हजारों मैट्रिक टन गैस लेकर निकला था। अब आज यानी कि 16 मार्च को भारत में एलपीजी कैरियर शिवालिक की एंट्री हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया, और बड़ी बात यह है कि कल भारत का दूसरा एलपीजी कैरियर नंदा देवी भारत आ जाएगा, जो गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। यह भी एलपीजी से भरा हुआ है, यानी 3 युद्धपोत इन एलपीजी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और भारत तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। खैर, अब आपको बताते हैं कि शिवालिक और नंदा देवी भारत की एलपीजी क्राइसिस के बीच शुभ समाचार बनकर कैसे आए और उनमें कितनी गैस भरी हुई है। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार शिवालिक में 54,000 मैट्रिक टन एलपीजी है जो भारत पहुंच चुकी है, और नंदा देवी में कल 38,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर यह पहुंच रहा है, यानी 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी इन टैंकर्स में है। लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा? क्या एलपीजी वाली क्राइसिस इससे खत्म हो जाएगी? आज हमने इस पर अपने एक फैक्ट शीट तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। सरकार के अनुसार शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी है। इसमें 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें करीब 14.2 किलोग्राम गैस आती है। अगर इस गणित पर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम एलपीजी इस्तेमाल होती है। वैसे सिलेंडर क्राइसिस के नए वीडियो और खबरें देश से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से मुंबई तक लोग कतार में हैं, उन्हें इंतजार है सिलेंडर कब मिलेगा। एनसीआर में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों का कनेक्शन भी नहीं होता है, तो इन लोगों को अभी तक तो मिल जाती थी। कब यहाँ पर आए थे? मैं तो हो गया 2 दिनों। 2 दिनों से आ रहे हैं? रोजाना रोज आ रहे हैं। सिलेंडर रोज आ रहे? कितने डिलीवर कर दिए? सिलेंडर किसी और को डिलीवर कर दिया हमारा। आप कितने दिन से आ रही हैं? मैडम 4 दिन हो गया, मेरा गैस खत्म हुआ है। डेली चक्कर लगाती हूँ, सिलेंडर आज तक नहीं मिला है। खाना कैसे बन रहा है? हम बाहर से खा रहे हैं, बच्चे पेपर चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बिना खाए हुए भूखे पेट। आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? मैं 6 बजे से आई हूँ। सुबह 6 बजे से। हाँ। और सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला, 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं। हाँ 3-4 दिन से तो आ रहे हैं। 3-4 दिन से आ रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ पर आती है लेकर?
जब तक आती है वो खत्म हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ हो रखा है और दिखा रखा है डिलीवरी होगी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की रसोई पर भी यानी होटल इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। गैस कितने दिन से नहीं आ रहा आपके पास? ये गैस का बैटले जो है करीबन जो है हमारे से 20 दिन से नहीं आ रहा है और हमारा काम जो है ना पूरा रुका हुआ है उसकी वजह से। हम लोग को मजबूरन जो है ना वो ऑर्डर्स को मना करना पड़ रहा है, गैस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। युद्ध की आंच अभी भी भारत में देखने को मिल रही है एलपीजी संकट के रूप में। एलपीजी संकट के बाद में होटल और रेस्टोरेंट में किस तरीके से इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है, ये इस तरीके की भट्टी हैं जिनकी डिमांड अचानक से बढ़ी है। सड़क पर लोग परेशान हैं तो संसद में भी इस पर जबरदस्त विवाद है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आज इसका ट्रेलर राज्यसभा में दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले से इंतजाम करती तो ये हालात ना होते। जवाब जेपी नड्डा ने दिया और कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार को सब पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं की। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने एलपीजी संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया तो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जवाब दिया, सरकार दूसरे विकल्प भी तलाश रही है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे वो लोगों को लाइन में ना खड़ा करें। ये कोई पहली बार आम जनता लाइन में नहीं खड़ी हुई है। नोटबंदी रही हो, कोविड रहा हो, ऑक्सीजन के समय जो किल्लत आई वो, और आज एलपीजी के लिए हम खड़े हुए हैं। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस समय इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे, आखिरकार कारण क्या है। और फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है। लेकिन सरकार ने को प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। भारत का स्टैंड क्या है, क्या हमने युद्ध विराम की बात की है। इस युद्ध पर हमारे पास और भी जरूरी बड़ी खबरें हैं, लेकिन अभी एक जरूरी अपडेट। आज हुए राज्यसभा चुनाव पर आज ओडिशा, हरियाणा और बिहार की कुल 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। तीनों राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बिहार में मतदान के समय एक दिलचस्प खेल हो गया। एनडीए ने वहां 5-0 से जीत दर्ज कर ली है। अब ये कैसे हुआ, आरजेडी और कांग्रेस को अपनों की वजह से कैसे झटका लगा, ये समझना जरूरी है। असल में बिहार के राज्यसभा चुनाव में एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 विधायकों की जरूरत थी। उधर महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत थी। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 5 और 1 बीएसपी विधायक की मदद से इसका जुगाड़ भी कर लिया था, लेकिन ऐन मौके पर महागठबंधन के 4 विधायक अनुपस्थित हो गए। आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। इन चारों विधायकों के वोट नहीं डालने से राज्यसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में चला गया। शिवेश राम के रूप में 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। जो विधायक वोट देने नहीं पहुंचे उनमें वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास, मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह और पूर्वी चंपारण जिले से ढाका सीट से आरजेडी विधायक फैजल रहमान शामिल हैं। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ ये पता चलना बाकी है, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट प्राप्त हुए। बीजेपी अध्यक्ष बने नितिन नवीन को भी 44 वोट मिले, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 42 और रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को 37 वोट मिले। वहीं आपको बता दें कि ओडिशा में राज्यसभा वोटिंग के दौरान मारपीट हुई। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी और बीजेडी के विधायकों में हाथापाई देखने को मिली। ये झगड़ा विधायक सितांशु शेखर और शारदा प्रसाद के बीच हुआ, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं।
इसके अलावा ओडिशा से क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस से 3, बीजेडी से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा बीजेडी के 2 निलंबित विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। इन विधायकों ने कथित तौर पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में मतदान किया है, चुनाव जीत गए। उनके अलावा मनमोहन बीजेपी के सामल सुजीत कुमार विजयी और बीजेडी से संतृप्ता मिश्रा को जीत मिली है। वहीं हरियाणा में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सवालों में है। इसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस बीच खबर है कि हरियाणा में देर रात तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। देखिए, ऐसी खबरें रही हैं कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले सऊदी लगातार ईरान पर हमले के पक्ष में था और अब दोनों देश शिद्दत से दुश्मनी निभा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनवाई है। इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं, सांप का सिर काट दो, और बीच में है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई। हालांकि मुज्तबा खमनेई बहुत ज्यादा मुज्तबा खमनेई के जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एआई से। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा बम फोड़ा है जिससे लगता है कि सुन्नी मुल्क सऊदी अरब जल्द से जल्द शिया देश ईरान का खात्मा चाहता है। दावा किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान हर रोज डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। प्रिंस सलमान डोनाल्ड ट्रंप को वही बता रहे हैं जो सऊदी अरब के पूर्व राजा किंग अब्दुल्ला बार बार वॉशिंगटन से कहते थे, कट द हेड ऑफ द स्नेक, यानी सांप का सिर काट दो। दरअसल सऊदी पर हूती की तरफ से हमले किए गए कई बार पहले, और उसके लिए सऊदी हमेशा से ईरान को जिम्मेदार मानता है। खैर, अब आगे की कहानी बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर से खुलासा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की। वो बात करने के लिए ट्रंप के निजी नंबर पर फोन करते हैं और लगातार ट्रंप से ईरान पर हमला जारी रखने को कहते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू पहले से ही ट्रंप पर प्रेशर बनाए हुए हैं। देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप के शासनकाल में 2018 ध्यान दीजिएगा, 31 जनवरी 2018 में मोसाद ने ईरान की आर्काइव्स को ब्रेक किया और वहां से पेपर्स निकाले और उससे साफ हो गया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर सिविल यूज के लिए नहीं है। तब से नेतन्याहू ट्रंप को प्रमोट कर रहे हैं कि हमला करो। ये टारगेटिंग तेहरान किताब है, उसका पहला चैप्टर है। खैर, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका का हमला जारी रखें। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बातचीत की पुष्टि की। प्रिंस सलमान और नेतन्याहू दोनों ट्रंप के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोनों की ट्रंप के निजी नंबर पर नियमित बात हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव है। कभी पर्दे के पीछे रहने वाले अरब इजराइल रिश्ते अब खुलकर रणनीतिक साझेदारी में बदलते दिखाई दे रहे हैं, और इसी साझेदारी का मुख्य लक्ष्य है ईरान के प्रभाव को सीमित करना। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने न सिर्फ यूएई और बहरीन पर हमले किए हैं, जो अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल से संबंध बना चुके हैं, बल्कि उसने सऊदी अरब पर भी हमले किए हैं, जिसने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। यानी एक तरफ जहां ईरान की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है, तो वहीं इस युद्ध में पर्दे के पीछे 2 देश भी एक साथ आ रहे हैं, वो है सऊदी अरब और इजराइल।